नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधानसभा के कबीर वाटिका में बैठे हुए हैं और विधानसभा में आज बिहार के 2 जिलों में हुई हिंसा और कई इलाकों में तनाव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोक-झोंक हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा महज 28 मिनट चल सका। उच्च सदन और लोअर सदन दोनों की कार्रवाई को अंततः स्थगित करनी पड़ी। हम आपको बताते चले कि सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों, नेताओं और फिर उनके जो दूसरे ब्रांच हैं आरएसएस, बजरंग दल, उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में गुजारिश करने लगे, गुहार लगाने लगे, जिस पर विपक्ष के लोगों ने कड़ा एतराज़ जताया। तो ये तो हुई विधानसभा कार्रवाई की बात, लेकिन मौजूदा दौर में जो स्थिति है बिहार की वो तनावपूर्ण है और कई इलाकों में अब भी कर्फ्यू है, धारा 144 लगा हुआ है, इंटरनेट सेवाएं बंद है। कुल मिलाकर लोग परेशानी में पड़े हुए हैं और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रामनवमी और मुहर्रम जैसे त्योहारों पर लोगों को हथियार लेकर निकलने क्यों दिया जाता है। जब भी कभी ये त्यौहार आते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती है जिसमें कई जिंदगियां चली जाती है और कई परिवार तबाह हो जाते हैं। तो इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी और वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी। हम इन दोनों से बात करते हैं कि मौजूदा जो बिहार के हालत हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हेमंत जी, जिस तरह से बिहार के 2 जिलों में हिंसा हुई, नालंदा और फिर सासाराम, अमित शाह ने आए हुए थे, देश के केंद्रीय गृह मंत्री, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच उनकी नवादा में जनसभा भी हुई। उन्होंने कहा कि जो हमको आप सत्ता में लाइए, हम दंगाइयों को उल्टा कर लटका देंगे। आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? अमित शाह जी ने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था और जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस दौरान 80 बनाम 20 का नारा दिया गया था। तो बीजेपी अब उससे आगे बढ़ गई हुई है। वह पूरी तरह पोलराइजेशन पर काम कर रही है जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, मेरा मानना है स्पष्ट तौर पर। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को टिकट देना लगभग बंद कर दिया हुआ है। बहुत टोकन कहीं कहीं लोग बचे हुए हैं। बड़े बड़े नेता उनके टिकट से वंचित हो गए, या अगर उनको टिकट दिया भी गया तो पिछले दरवाजे वाला जो टिकट होता है, यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद वाला। तो इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो पृष्ठभूमि है पूरी तरह पोलराइजेशन है और सामने लोकसभा का चुनाव है 2024 का, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कई राज्यों में हो चुके हैं। तो ये विशुद्ध रूप से पोलराइजेशन है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जब बात हम करते हैं तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि बिहार में इस ऐसे नाजुक अवसरों पर सरकार की सक्रियता, जिसको कहते हैं कि सरकार दिख रही हो, सरकार का इकबाल दिख रहा हो, उसका मुझे नितांत अभाव लगा। मैं जो देख रहा हूँ वो कहीं से दिख नहीं रहा था। और मुझे याद आ रहे हैं लालू यादव कि जब उन्होंने कई मौक़ों पर, जब बिहार में इस तरह की स्थिति पैदा हुई, तो वो फील्ड में चले जाते थे, जिलों में रहते थे और वहाँ के प्रशासन के सीधे संपर्क में रह करके उसको अपने निगरानी में वहाँ चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करते थे। आज क्या हो रहा है? आज मुख्यमंत्री जी यहाँ विधानसभा चल रहा है तो मुख्यमंत्री जी पटना में हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं वो दिल्ली और पटना करते रहते हैं।
ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर फ़ोटो शेयर करते हैं, खबरें अपनी रिएक्शन शेयर करते हैं। उसके अलावा ज़मीन पर मैं चैलेंज करता हूं कि ज़मीन पर इन दोनों की कोई सक्रियता नहीं है, और इसका नतीजा है कि ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ज़मीन पर अगर कोई है तो सिर्फ बीजेपी है, आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये लोग हैं। तो एक स्टैंडर्ड ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, एसओपी जिसको कहते हैं, जिसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है। ये सबको पता है कि ये रामनवमी का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस तनाव का कारण होता है। तो आखिरकार जब इस तरह के तनाव के मौके आते हैं तो आप किन चीज़ों को सक्रिय करते हैं? चाहे तो आप अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने पार्टी के लोगों को लगाइए नीचे में, जो ढाल बन के खड़े हों। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आखिरकार किसके भरोसे रोकना चाहते हैं? एक पूरी वैचारिकी है जो पूरे एक तबके को, एक धर्म के लोगों को खारिज कर रहा है। तो अगर आप गंगा जमनी तहजीब की बात किताबों भाषण में करेंगे, लेकिन ज़मीन पर देखने को तो कुछ नहीं मिल रहा है। ज़मीन पर आखिरकार पार्टी किस काम के लिए होती? पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए तो होती नहीं है। पार्टी तो समाज को सजग करने के लिए, समाज को किसी अच्छे काम के लिए एकजुट करने के लिए, किसी बुरे काम के खिलाफ एकजुट करने के लिए भी पार्टी का काम होता है। आखिरकार ये सब चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही है। तो इस नाजुक मौके पर आखिरकार क्या हुआ? बिहार शरीफ में वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ जिस दिन घटना हो रही थी वहाँ डीएम और एसपी नहीं थे, मुख्यालय में नहीं थे वो। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? जो डीजीपी साहब यहाँ पर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे काबिल, सबसे करक पुलिस अफसर माने जाते हैं, कहाँ उनका इकबाल दिख रहा है पूरे? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके 17 सालों में कहीं ये इस तरह की स्थिति पैदा नहीं। बीजेपी अब कह रही है कि वो पहली बार फेल हो गए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसके पहले औरंगाबाद में 2018 में क्या हुआ था पूरी दुनिया जानती है। इससे भी भयंकर दंगा हुआ था वहाँ पर। तो बीजेपी उस समय सरकार में थी, तो बीजेपी अपना पाप छुपाने के लिए ये सब बातें कर रही है। और वो ये बताएं हेमंत जी, कहीं ना कहीं आपके नज़र में ये सरकार की नाकामी है। जिस तरह से सीएम को, डिप्टी सीएम को तुरंत मतलब मोर्चा संभालना चाहिए था, उन्होंने वो फुर्ती नहीं दिखाई। बिल्कुल, मेरा मानना है कि ऐसे मौक़ों पर आपको सिर्फ ये कि कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस को तैनात कर दिए यहाँ डाकबंगला चौराहे पर और ये बोरिंग रोड में और सगुना मोड़ के पास और काम ख़त्म हो गया। ये असल बात कि इसमें तो समाज विभाजित होता है। तो समाज अगर विभाजित हो रहा है, समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा। आप बैठ कर के नहीं कर सकते हैं। कौन लोग जा रहे हैं? मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं जो देख रहा हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ एक दो इक्का दुक्का पार्टी को छोड़ करके, और मैं नाम लेना चाहता हूँ, CPI-ML को छोड़ करके और कोई लोग ज़मीन पर कहीं नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं RJD के लोग उतरे? क्यों नहीं JDU के लोग उतरे? आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या वहाँ भाषण देंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमित शाह से जवाब मांगेंगे, लेकिन ज़मीन पर तो उतरना चाहिए। आप क्यों नहीं अपने विधायकों को आपने भेज दिया अपने इलाकों में कि नहीं आप जाइए, अपने इलाके में जुलूस जो निकल रहा है उनके साथ आप चलिए। आप उन लोगों को किसी धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने से रोकिए, आप किसी पत्थरबाजी करने से रोकिए। आप विधायक खड़ा रहेगा, आप इतने लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं ये तरीका अपनाया जा रहा है? आप लोगों को जब तक लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, ऊपर से आप कितना भी उपदेश देंगे यहाँ से पटना से बैठ करके, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह आर पार की लड़ाई हो रही है, पूरे तरह विभाजित किया जा रहा है समाज को, और ऐसे मौक़ों पर आपको निकलना पड़ेगा जवाब देने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों को गोलबंद करने के लिए। इस विभाजन के खिलाफ, नफरत के खिलाफ आप नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो हेमंत जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद ये भी पता नहीं कर पाएंगे कि आखिर आप कहाँ पिछड़ गए। जिस तरह से सर मतलब नवादा में अमित शाह जी की रैली हुई और तमाम तरह के मतलब बात किए गए, बात जैसा कि हेमंत जी ने कहा वोट के पोलराइजेशन के लिए किए गए, हिंदू मुस्लिम, उसने ये किया वो किया। बिहार की बात कहीं नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी एक केंद्रीय गृह मंत्री की सभा में। कैसे देखते हैं आप हिंसा को? जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष बिहार के लोग कि मतलब RSS ने करवाया, बीजेपी ने करवाया। कैसे देखते हैं, क्या वजह है?
देखिए, एक ये चुनाव का साल है। हर आदमी को पूरा नजरिया ध्यान चुनाव पे है कि वोट कैसे मिलेगा हमको। इस सत्ता अपनी जगह पे है, सरकार अपनी जगह पे है और चुनाव अपनी जगह पे है। आज सबकी प्राथमिक चुनाव है, तो जिसको जो लगता है उसमें काम कर रहा है। भाजपा को लगता है कि हमको इसी माध्यम से वोट मिलने वाला है, सत्ता इसी माध्यम से उसमें काम कर रही है। जो सत्ता लोग बैठे हुए हैं, इनको भाई काम था कि हम रोकें या जो हम सजग रखें कि जब आपका दुश्मन किसी पत्थर मार के तैयार बैठा हुआ है, आप घर में बैठे रहिएगा तो पत्थर मार के चला जाएगा। तो आपने अपने स्तर पर क्या किया? आपके कार्यकर्ता संगठन आपका है, इतना सचिव, महासचिव, अध्यक्ष बनाते हैं, प्रखंड अध्यक्ष से क्या बनवाते हैं, किस काम के लिए हैं? उनको आपने कहीं लगाया किसी कार्यक्रम में, किसी भी मौके पर जहाँ की सांप्रदायिक या धार्मिक या जाति तनाव की संभावना होती है, आपने सब इसके लिए छोड़ दिया कि जो जहाँ पढ़े तो नहीं सत्ता में हम पटना में हम तो गाँव में रह सो बाकी मरे दे। वो आज नवादा बिहार शरीफ या सासाराम में अगर थोड़ी एक्टिविटी होती है इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तो दंगा होता ही नहीं, मारपीट होती ही नहीं है, जो कुछ हुआ नहीं होता है। लेकिन सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की संगठनों की लापरवाही के परिणाम है कि वहाँ पे भाजपा अपने लक्ष्य में सफल रही। उसका उद्देश्य था कि भाई हम दंगा करवा, हमने कहा भाजपा दंगा करवा रही है, लेकिन जो ढांचा है, जो बनावट, उसमें लगता है कि भाजपा का ही हाथ है। बिल्कुल कह रहे हैं कि जो जिस तरह से दिख रहे हैं बीजेपी के लोग, हाँ, वही कर रहे हैं। माने रामनवमी जुलूस बजाते बैनर लगा हुआ है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS। तो जब इस तरह के बैनर लगा करके रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं तो हम क्यों नहीं कहें कि बीजेपी उसमें है, क्योंकि बीजेपी तो इनसे संबंधों से इंकार नहीं करती है। और बीजेपी के लोग भी, नेता भी वहाँ नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये भगवान, तो हम तो वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। रामनवमी के लिए हम जुलूस निकाल रहे हैं। मेरा कहना है कि भाजपा का लक्ष्य या उसके लोग लक्ष्य ही है उस जुड़े। तो आप क्या कर रहे थे? जिम्मेवारी का पक्ष है उसको हम फिर करें कि टारगेट का पैगाम हमको करना ध्रुवीकरण कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाना है कि बाकी ही मुसलमान के अलावा छोड़ के सब लोग हमारे साथ खड़ा हो जाए। उसका स्ट्रेटेजी है, उसको काम कर रही है पार्टी। मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी की, मतलब जो बीजेपी चाह रही है गुल खिलाना, वो अपने आप सहयोग कर रहे हैं उसको, मैंने आप सहयोग कर रहे हैं उसके काम को, दूसरे रूप में आप सहयोग कर रहे हैं। आप रोकने के बाद छोड़ दिए, चार खेत चली तो चल रही भाजपा खेत है। आपका अगर वहाँ पहरेदार रहेगा तो रुकेगा नहीं, कहाँ जा रहा है हम खेतों चरने के लिए, आपने छोड़ दिया है सर कि कहते हैं कि जब भी कोई समाज में पर्व त्योहार होता है तो उससे पहले शांति कमेटी होती है, उसकी बैठक होती है, किस मार्ग से जुलूस जाएगा, पूरा रूट तय किया जाता है और तमाम चीज़ें जो है प्रशासन और पब्लिक मिल करके तय करते हैं। लेकिन जब भी हम रामनवमी और मुहर्रम जैसे त्यौहार आते हैं, आखिर प्रशासन और शांति कमेटी के लोग क्या करते हैं? आखिर हथियार लहराने, जिस तरह से रामनवमी के जुलूस में गाने पर, भड़काऊ गाने पर, और मुहर्रम में भी डीजे के साथ जो है गाने बजाए जाते हैं और ऊपर से तलवार और जो और दूसरे हथियार हैं वो लहराए जाते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं शांति समितियों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो ये शांति समिति जो है एक तरह से बिल्कुल ढकोसला है, कागजी है। अगर आपको ये सब करना है तो आप लोगों को जिम्मेवारी दीजिए ना। आप, ऐसा नहीं होता है। शांति समितियों की जो मीटिंग होती है उसका पूरा देख लीजिए कैसे होता है। थानों में मीटिंग होती है, DSP साहब के यहाँ मीटिंग होती है, SP साहब के यहाँ मीटिंग होती है, DM साहब के यहाँ मीटिंग है, SP DM के साथ में होता है। क्या होता है, लोग गए, चाय पानी हुआ, हा ही हुआ, दांत निपोड़े, उसके बाद अपने अपने घर पे लोगों को बता दिया गया, मंत्र की तरह जाप किया गया कि शांति बनाए रखना है, ये करना वो करना, हो गया, बात खत्म। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि अगर इन शांति समितियों को जिम्मेवारी दी जाए, उसमें व्यापक लोगों की भागी। आप शांति समिति 10 लोगों को मत बुलाइए, आप गांव में चले जाइए, आप कस्बों में चले जाइए, आप शहर मोहल्लों में चले जाइए, वहाँ संभावना है हिंसा की, वहाँ चली जाइए, बैठ करके शांति समिति की मीटिंग कीजिए ना। आप बंद कमरों में, थाने में मीटिंग करते हैं, उसका क्या असर? और कौन से लोग उसमें जाते हैं? उसमें अधिकतर टेंटेड लोग रहते हैं, जो समाज में उनकी छवि ठीक नहीं होती है, उनका बात कौन मानेगा? यही शांति समिति ये हो गया। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि रामनवमी के जुलूसों में, चाहे मुहर्रम के जुलूस में तलवार लेकर के और घूमना, तो आप ये देखें कि अभी ये सभी अखबारों में छपी एक खबर और तस्वीर भी छपी, पता नहीं पटना के अखबारों में मैंने नहीं देखा, लेकिन जिस इलाके में हुआ, दरभंगा के सभी अखबारों ने लगभग उसको छापा। वहाँ मधुबनी के सांसद अशोक यादव और दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी, ये लोग अपने अपने हाथ में तलवार लेकर के और तलवारधारी अन्य लोगों के जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। तो आखिरकार ये क्या है?
आप अगर इस तरह का जुलूस का नेतृत्व करते हैं तो रामनवमी में तलवार लेकर जुलूस निकालने किसी धर्म ग्रंथ में तो लिखा हुआ नहीं है। इस तरह का कोई ये धार्मिक जुलूस रहा है नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से आप कहीं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसी को डरा रहे हैं। कोई ना कोई है जिसको आप डराना चाहते हैं, तो कौन है वो? कौन है वो? तो मुसलमान है जिनको आप डराना चाहते हैं। तो ये तरह के जुलूस निकालते हैं, सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप इन लोगों पर तो FIR होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल FIR शांति भंग होने का FIR तो आप कर सकते थे। आप एक तरफ बुलडोज, ठीक है, आप बुलडोजर यूपी की तरह, जोगी राज की तरह बुलडोजर न चलवाइए, लेकिन कम से कम काम कार्रवाई तो कीजिए। वहाँ एक अतिरेक हो रहा है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहा है कि वहाँ लोगों पर आरोप सिद्ध होता नहीं है, बुलडोजर चला दिया जाता है, किसी का घर ढा दिया जाता है, किसी का दुकान ढा दिया जाता है, उठा कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आप तो न्यूनतम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे विधायकों पर, ऐसे सांसदों पर FIR होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। आप डालिए, कौन रोका है आपको? कानून में ये है, कानून में प्रावधान है। वीरेंद्र जी, आपसे क्या मतलब सरकार को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि ऐसे जुलूस में हथियार का प्रदर्शन कम से कम ना हो? देखिए, ऐसा कुछ कहीं होगी, कुछ व्यवस्था है ही नहीं कि अब निकालिए आप लेकर जुलूस। कहीं नहीं कि हम जुलूस निकालेंगे हथियार लेकर, कहीं आप लेकर चले जाते हैं, कोई रोकता नहीं है, बस सेंटर इतना आइए। कहीं नहीं कि आप लेके हथियार आइए, हथियार लेके आते कोई रोकता नहीं है। इसलिए आप आज एक कल 2 लोग, कल 5 लेके आते हैं। इसमें कहीं पूरी की पूरी विफलता, प्रशासनिक विफलता है। सरकार ने कहीं नहीं लिखा है कि आप कोई जुलूस, किसी जुलूस आप लाठी लेके आइए, तलवार लेके आइए, भाला लेके आइए, कहीं नहीं होता है। लेकिन लोग लेके आते हैं, कोई रोकता नहीं है। तो एक बार एक आया, दूसरा 2 आएगा, तीसरा 5 लेके आता है। इसमें पूरी तरह प्रशासनिक विफलता है, ये सरकार की विफलता है ये हमारे अनुसार। जो मतलब दोनों पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका यही कहना है कि जिस तरह से बिहार के कई 2 जिलों में हिंसा हुई और रामनवमी के जुलूस निकाले गए थे, वहाँ जो जुलूस निकाले गए थे उसमें RSS और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जो हथियार लहराते हुए एक ख़ास इलाके से निकल रहे थे, और कहते हैं कि जो आपको चुभने वाले नारे होते हैं वो लगा रहे थे। और इसी दौरान उन इलाकों में जो है ये भी कहा जा रहा है कि उनके घरों पर, उनके दुकानों पर जो है पत्थर फेंके गए और तमाम तरह के उपद्रव किए गए, और जिसके बाद हिंसा भड़की। और प्रशासन कि इसमें पूरी तरह, जैसे कि दोनों पत्रकार कह रहे हैं कि विफलता थी, इस कारण ऐसे हुआ। और कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे जो मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि साजिश है और साजिश के तहत किया गया है, हमें बदनाम करने के लिए किया गया है। तो ये मैं भी जोड़ना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि जो हम लोग राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी की बात कर रहे थे, जैसे कि एक पार्टी ने CPI-ML ने अपना जांच दल भेजा, बाकी लोग भी अपना जांच दल भेजते हैं। जांच दल भी तो आप नहीं भेज पाए, पार्टी की ओर से भेज करके वहाँ जनता से आप मौका मुआयना करते, घटनास्थल पर जाकर देखते आखिर कर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये एक फैक्ट तो सामने आपके आता। मैं ये कह रहा था कि दूसरी बात कि हम दोनों जो बैठे हुए हम सब लोग पत्रकार हैं, लेकिन मेरा बुनियादी तौर पर मानना है कि हम लोग शांति और अमन चाहने वाले लोग हैं, पेशे से पत्रकार हैं, और इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि हमको गलत को गलत और सही का सही कहने की सलाहियत हमारे भीतर होनी चाहिए, चाहे हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या पत्रकार हों। और इसी तो और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मुझे दुख है कि बिहार के किसी अखबार ने इस पर कोई फॉलोअप नहीं किया है, इस पर कोई स्टोरी नहीं की है। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं रामनवमी के दौरान, आप क्यों चुप हैं? पत्रकार बिरादरी क्यों चुप है? मीडिया घराना क्यों चुप है? काहे नहीं आपने ऑन स्पॉट ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट करवाया कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप जो SOP बनता है जिसमें कि आपको क्या क्या नारा लगाना है, क्या क्या नहीं लगाना है, क्या लेकर के आना है, क्या लेकर के नहीं आना है, कितनी संख्या में आना है, कितनी संख्या में नहीं आना है, ये सब कहाँ हुआ? जिसको जिस मन कर रहा है। आप क्या कर, ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि BJP अपना काम बखूबी कर रही है, उसके सहयोगी संगठन बखूबी कर रहे हैं, उसके पितृ संगठन बखूबी कर रहे हैं, लेकिन सरकार और जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो अपना काम नहीं कर रही हैं। इस वजह से ये स्थिति है। यह स्थिति रोकने के लिए फौज उतारने से और पुलिस सिर्फ उतार देने से नहीं होगा, बल्कि अब वक्त आ गया है कि समाज को, राजनीतिक दलों को उतरना होगा, अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए,
तभी ये चीज़ें बिल्कुल अहमद रुकेंगी। जी, आपने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि जिस तरह से एसी कमरे में बैठकर जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव ट्वीट कर देते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं उस पर फ़ोटो जारी कर देते हैं और अपना दुख प्रकट कर देते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपके इस कदम से यही संकेत जाते हैं, यही मैसेज जाते हैं कि आप एक तरह से बीजेपी जो चाहती है उसको मदद ही कर रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे। क्या मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो मदद उनको हो जा रही है। हाँ, इसलिए हम चूँकि वही बोल कि कोई मेरे खेत में सीधे शब्दों में कहें तो एक तरह से मदद ही है वो। नहीं हम लोग जब आपके काम से उनको मदद हो जा रही है तो खुद पता चल रहा है वो। कहने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप निर्वाह नहीं कर रहे बीमारियों का, बस बात इतनी है। आप घर में ताला नहीं लगाया तो कहेंगे चोर घुस गया। उसको हाँ, घुसने का रास्ता आपने दे दिया है। तो उनके आप पता है तो पूरी तरह से यह जो हिंसा हुई है बिहार के 2 जिलों में और बिहार के अन्य जिलों में जो तनाव की स्थिति है उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार हैं, सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। वो अपने अधिकारियों और जो प्रशासनिक अधिकारियों हैं उन पे थोप करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।